गुड मॉर्निंग भारत। एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। पहली खबर है, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा उत्पीड़न बंद होने तक बात नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को कहा कि पुलिस और प्रशासन द्वारा उत्पीड़न बंद होने और हिरासत में लिए गए किसानों की रिहाई तक सरकार के साथ किसी तरह की औपचारिक बातचीत नहीं होगी। कई किसान संगठनों के इस समूह ने एक बयान जारी कर यह आरोप लगाया कि सड़कों पर कीले ठोकने, कटीले तार लगाने, आंतरिक सड़क मार्गों को बंद करने समेत कई अवरोधक कार्य किए जाने को लेकर जब तक ऐसा बंद नहीं हो जाता तब तक किसानों की सरकार के साथ बातचीत नहीं हो सकती। किसान आंदोलन को लेकर हुआ हंगामा, नहीं चली संसद। तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर विपक्ष के सांसदों ने मंगलवार को लोकसभा में जमकर हंगामा किया। हंगामे की वजह से सदन में प्रश्नकाल नहीं हो सका और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सदन शुरू होते ही पहले 5 बजे तक के लिए और इसके बाद 7 बजे तक के लिए इसे स्थगित करना पड़ा। विपक्षी दल केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे थे। वहीं कार्यवाही शुरू होते ही सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का अभिवादन जय श्री राम के नारे से किया। राज्यसभा में कांग्रेस के नेतृत्व में विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने मंगलवार को दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के मुद्दे पर सदन में तुरंत चर्चा कराने की मांग करते हुए हंगामा किया। इसी की वजह से उच्च सदन की बैठक 3 बार के स्थगन के बाद अंततः पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। शून्यकाल शुरू होने पर सभापति ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए उन्हें नियम 267 के तहत नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय, द्रमुक के तिरुचि शिवा, वाम सदस्य ई करीम और विनय विश्वास सहित कई सदस्यों के नोटिस मिले हैं। वहीं 3 नए कृषि कानूनों पर विपक्षी दलों के आरोपों के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को कहा कि सरकार किसानों से जुड़े मुद्दों पर संसद के अंदर और बाहर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन किसानों ने कहा कि जब तक उत्पीड़न बंद नहीं किया जाता तब तक सरकार के साथ किसान वार्ता के लिए तैयार नहीं होंगे। वहीं आपको बता दें कि सीएए के तहत नियम अभी तैयार हो रहे हैं, अभी एनआरसी पर कोई फैसला नहीं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए के तहत नियमों को तैयार किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि सीएए को 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया था और 20 जनवरी 2020 से यह अमल में आया। वहीं गृह मंत्रालय ने संसदीय समिति से कहा कि राष्ट्रव्यापी एनआरसी पर कोई फैसला नहीं हुआ है। गृह मंत्रालय ने एक संसदीय समिति से कहा है कि पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी कि एनआरसी लागू करने के बारे में केंद्र ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। वहीं आपको बता दें, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि 56.13% प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है अब तक दिल्ली में लोगों की। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली के 5वें सीरो सर्वेक्षण में 56.13% आबादी में प्रतिरोधक क्षमता मिली है। यह सर्वेक्षण मौलाना आजाद कॉलेज के साथ मिलकर दिल्ली सरकार ने कराया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्येंद्र जैन ने कहा कि इस सर्वेक्षण में 15 जनवरी से 23 जनवरी के बीच 28,000 नमूने लिए गए थे। रिपोर्ट में उत्तरी दिल्ली जिले में सबसे कम 39.09% और दक्षिण पूर्व जिले में 62.18% सबसे अधिक लोग कोरोना से ग्रसित होकर ठीक हुए और उन्हें पता भी नहीं चला। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अब औसतन 56.13% लोग कोरोना संक्रमण से होकर ठीक भी हो चुके हैं। पड़ोसियों पर धौंस जमाने वाले चीनी रवैये से अमेरिका चिंतित।
भारत चीन सीमा गतिरोध पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने पड़ोसी देशों पर धौंस जमाने के चीन के लगातार जारी प्रयासों पर चिंता जताते हुए कहा कि वह इन हालातों पर पैनी नजर बनाए हुए है। नए बाइडेन प्रशासन में शीर्ष अधिकारी ने कहा कि अमेरिका सामरिक रूप से अहम हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपने सहयोगियों के साथ खड़ा रहेगा। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि एनएससी की प्रवक्ता एमिली जे हॉर्न ने कहा कि हमने हालातों पर करीब से नजर बना रखी है। भारत और चीन की सरकारों के बीच चल रही वार्ता की हमें जानकारी है और हम सीमा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सीधी वार्ता का समर्थन करना जारी रखेंगे। वहीं आपको बता दें कि मजदूर संगठनों का प्रदर्शन आज है। देश के 10 मजदूर संगठनों के संयुक्त मंच ने 2021-22 के बजट में प्रस्तावित निजीकरण और अन्य जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 3 फरवरी को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही संयुक्त मंच ने श्रम संहिताओं को रद्द करने और गरीब मजदूरों को आय और खाद्य सुरक्षा देने की मांग भी की है। इन 10 मजदूर संगठनों में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर सहित कई और मजदूर संगठन भी शामिल हैं। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में जल्द ही शुरू होंगे नर्सरी के दाखिले। कोरोना काल के राहत के बाद अब दिल्ली में जल्द ही नर्सरी कक्षा के दाखिलों की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को निजी विद्यालयों के साथ हुई बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए नर्सरी विद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। यह बैठक शिक्षा सुधार के लिए निजी विद्यालयों से मिलकर काम करने के लिए बुलाई गई थी। वहीं इस बैठक में उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हुए। वहीं इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार के लिए शिक्षा सबसे पहली प्राथमिकताओं में शामिल है। आपने सत्ता में आते ही बदहाल पड़े सरकारी विद्यालयों और सरकारी अस्पतालों को सुधारने का काम किया। पिछले 6 सालों में उन मूलभूत चीजों पर काम करना शुरू किया जो आम आदमी के जीवन में काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के निजी विद्यालय पहले से ही शानदार हैं। यही कारण है कि भारत के 200 सर्वश्रेष्ठ निगम स्कूलों में 100 स्कूल दिल्ली के हैं। मनीष सिसोदिया ने बिना किसी तैयारी और प्रशिक्षण के कोरोना महामारी के दौरान अपने प्रयासों से शिक्षा में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए निजी विद्यालयों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार स्कूलों के लिए विश्व स्तर के पाठ्यक्रम बनाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए सरकारी और निजी स्कूलों को साथ मिलकर काम करना होगा ताकि दिल्ली के सभी बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। बैठक में मुख्यमंत्री, शिक्षा सचिव एवं राजेश प्रसाद, शिक्षा निदेशक उदित प्रकाश राय, योगेश प्रताप सिंह, सलाहकार प्राइवेट स्कूल ब्रांच एक्शन कमेटी के अध्यक्ष एसके भट्टाचार्य के साथ प्राइवेट विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रबंधन समिति के सदस्य भी शामिल हुए। वहीं आपको बता दें, जल बोर्ड घोटाले के विरोध में भाजपा ने पदयात्रा निकाली। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को करोल बाग में पदयात्रा निकाली। पदयात्रा की अगुवाई भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने की। आपको बता दें कि भाजपा ने आरोप लगाया कि जल बोर्ड के 26,000 करोड़ के घोटाले से संबंधित जो पोस्टर और होर्डिंग भाजपा ने लगवाए थे, उन पोस्टरों को आम आदमी पार्टी ने पड़वा दिया है। यह पदयात्रा भाजपा के जिला कार्यालय करोल बाग से इंद्रपुरी होते हुए टोडापुर तक निकाली गई। वहीं आदेश गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी गलत आरोप लगा रही है तो आप सामने आकर हिसाब दे। आखिर जल बोर्ड में हुए 26,000 करोड़ रुपए घोटाले का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली की ईमानदार जनता सरकार को बड़ी मात्रा में टैक्स देती है ताकि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को
मजबूत किया जा सके। लेकिन दिल्ली सरकार अपने खास नेताओं के साथ मिलकर अपनी जेब भरने का काम कर रही है। इस अभियान में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष राजन तिवारी, अशोक गोयल देवराहा, प्रदेश भाजपा मंत्री मोहन लाल दायमा, जिलाध्यक्ष राजेश गोयल समेत अन्य नेता और पदाधिकारी उपस्थित थे। शिक्षकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति से आदेश से मचा हड़कंप। जामिया मिलिया इस्लामिया ने 55 साल से अधिक उम्र या 30 साल की सेवा वाले शिक्षकों के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश जारी किया है। इसे लेकर न केवल जामिया में बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय के भी शिक्षकों में हड़कंप है। उनका मानना है कि अगला नंबर अब दिल्ली विश्वविद्यालय का हो सकता है, क्योंकि उनका केंद्र के निर्देश के आलोक में ही यह कदम उठाया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी के शिक्षक संगठन दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन ने सरकार के इस आदेश की कड़े शब्दों में निंदा की। सर्कुलर के मुताबिक 55 साल से अधिक उम्र के या 30 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति की बात कही गई है। आपको बता दें कि इस आदेश को लेकर डीटीए प्रभारी प्रोफेसर हंसराज सुमन ने कहा कि यदि यह आदेश केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लागू होता तो बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक इस व्यवस्था से बाहर हो जाएंगे। डीटीए ने बताया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में लंबे समय से स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया न होने से एडहॉक शिक्षकों की उम्र 55 के पार हो चुकी है। उन्हें तो स्थायी होने से पहले ही बाहर निकाल दिया जाएगा। डीटीए ने अपनी आपत्ति दर्ज की है और कहा है कि इस आदेश को तुरंत वापस लिया जाए। दरअसल जामिया की ओर से अपने विभागों की ओर से जारी आदेश में कहा कि केंद्र के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के ज्ञापन संख्या FR 56 और CCS नियमों को लागू करने का हवाला दिया गया है। बकौल सुमन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनलाइजेशन ट्रेनिंग का यह ज्ञापन सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को भेजा गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय इसे सबसे पहले लागू कर रहा है। इस नियम के लागू होने के बाद विश्वविद्यालयों में अध्ययन कार्य करने वाले शिक्षकों को 55 साल से ऊपर की उम्र के शिक्षकों की कार्य करने की समीक्षा करेगा। वहीं दरअसल शिक्षकों का कहना है कि सरकार इस तरह के आदेश ऐसे समय में लागू कर रही है जब शिक्षक अपने घरों से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। डीओपीटी के इस प्रपत्र में क्रम संख्या 5 में कहा गया है कि रजिस्टर का रखरखाव 50 से 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने या 30 साल की सेवा पूरी करने वाले सरकारी सेवकों का एक रजिस्टर बनाया गया है और उनकी समीक्षा की जा सकेगी। शिक्षक संगठनों को आशंका है कि सरकार या विभाग अब किसी भी समय सरकारी कर्मचारियों को 50 से 55 साल की आयु या 30 साल की सेवा पूरी करने के बाद जनहित में हटाया जा सकता है। वहीं आपको बता दें, ट्रैक्टर परेड हिंसा में 510 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी में किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में 510 दिल्ली पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इनमें जवान और अधिकारी भी शामिल हैं। आपको बता दें कि यह जानकारी दिल्ली पुलिस प्रवक्ता ने दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव ने मंगलवार को प्रीतमपुरा में घायल पुलिसकर्मियों और अधिकारियों से मुलाकात की। इस मौके पर आयुक्त ने कहा कि जिस प्रकार से हिंसा के दौरान संयम का परिचय दिया गया वह काबिले तारीफ है। साथ ही पुलिसकर्मियों को हौसला बनाए रखने को कहा गया। इसके साथ ही कहा कि आगामी दिनों में पेश होने वाली चुनौतियों को लेकर तैयार रहे। उन्होंने भरोसा दिलवाया कि सरकारी खर्चे से घायलों का इलाज करवाया जाएगा। वहीं पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव ने शहर की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाने के कदमों का बचाव करते हुए कहा कि पुलिस बल ने अवरोधकों को इसीलिए मजबूत किया है ताकि फिर से उन्हें तोड़ा ना जाए। सुरक्षा उपायों के बारे में पूछे जाने पर श्रीवास्तव ने प्रीतमपुरा में संवाददाताओं से कहा कि उन्हें ताज्जुब है कि गणतंत्र दिवस को ट्रैक्टर परेड के दौरान पुलिसकर्मियों पर जब प्रदर्शनकारियों ने हमला किया तब किसी ने यह सवाल क्यों नहीं किया। दिल्ली पुलिस के आयुक्त SN श्रीवास्तव और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने गाजीपुर बॉर्डर का दौरा भी किया था और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। वहीं दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन स्थल के पास अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती
और कई जगह बैरिकेड लगाने के साथ सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी की कई मुख्य सड़कों पर यातायात जाम हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली यातायात पुलिस ने ट्विटर पर सीमाओं के बंद रहने और आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्गों के इस्तेमाल का सुझाव दिया है। साथ ही प्रदर्शनकारियों के आवागमन रोकने के लिए पुलिस की निगरानी में मजदूरों ने सिंघू बॉर्डर पर मुख्य राजमार्ग के किनारे सीमेंट के अवरोधकों की 2 कतारों के बीच लोहे की छड़ें लगा दी हैं। वहीं दिल्ली हरियाणा राजमार्ग के एक अन्य हिस्से पर सीमेंट की अस्थायी दीवार बनाने से वह हिस्सा भी आंशिक रूप से बाधित हो गया है। दिल्ली गाजीपुर सीमा पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां किसान 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया कि गाजीपुर बॉर्डर बंद है। NH-24 रोड नंबर 56, 57A, कोंडली, पेपर मार्केट, टेल्को टी पॉइंट, EDM मॉल, अक्षरधाम और निजामुद्दीन कत्ता से यातायात को मोड़ दिया गया है। वहीं विकास मार्ग, IP एक्सटेंशन, NH-24 पर ज्यादा आवागमन है। सलाह दी जाती है कि दूसरे बॉर्डर से आवाजाही करें। दिल्ली गाजीपुर सीमा किसानों के प्रदर्शन के कारण यातायात के लिए बंद है। यात्री आनंद विहार, चिल्ला, DND, अप्सरा, भोपुरा और लोनी बॉर्डर का रास्ता ले सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने मंगलवार को दिल्ली गाजीपुर में किसानों के प्रदर्शन स्थल पर भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। किसानों के विरोध स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो इसी क्रम में राउत दोपहर में करीब 1 बजे यहां पहुंचे और मंच के पास टिकैत तथा अन्य प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। राउत ने संवाददाताओं से कहा कि 26 जनवरी के बाद जिस तरह से यहां तोड़फोड़ हुई और टिकैत तथा आंदोलन के दमन की कोशिश की गई, हमने महसूस किया कि किसानों के साथ खड़े रहना और पूरे महाराष्ट्र शिवसेना तथा उद्धव ठाकरे साहब की ओर से समर्थन करना हमारी जिम्मेदारी है। टिकैत ने कहा कि किसानों का विरोध राजनीतिक नहीं है और किसी राजनीतिक नेता को मंच पर स्थान या माइक नहीं दिया गया है। वर्ष 2019 तक भाजपा के नेतृत्व वाले राजग की प्रमुख सहयोगी शिवसेना उन 19 विपक्षी दलों में से एक है जिसने 29 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया था। आपको बता दें, अब अगली पंक्ति के योद्धाओं का होगा टीकाकरण। जनपद में 5 फरवरी से दूसरे चरण में अग्रिम पंक्ति के कर्मियों यानी कि फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू होगा। पहले 5 फरवरी को स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मॉपअप राउंड होना था, लेकिन अब मॉपअप राउंड 15 फरवरी को होगा। उसी दिन पहले चरण में प्रतिरक्षित किए गए स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड के टीके की दूसरी खुराक दी जाएगी। शासन ने जनपद गौतम बुद्ध नगर समेत पूरे प्रदेश में फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण करने के लिए कैलेंडर जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाने वाली दूसरी खुराक के लिए भी कार्यक्रम तय कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद की ओर से जारी किए गए कैलेंडर में कहा गया है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण 4 चरण में होगा। पहला चरण 5 फरवरी को होगा। इस दिन चिन्हित फ्रंटलाइन वर्कर्स में से 10% का टीकाकरण किया जाएगा। इन सभी लाभार्थियों को 4 फरवरी को टीकाकरण के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। आपको बता दें कि पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जा रहा है, जो कि अंतिम दौर में है। स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण का आखिरी चरण 4 फरवरी और फिर छूटे हुए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 15 फरवरी को मॉपअप राउंड होगा। सीएमओ डॉक्टर दीपा कोहरी के मुताबिक फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण के संबंध में शासन से दिशा निर्देश प्राप्त हो गए हैं। उसके मुताबिक ही तैयारी की जा रही है। अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण 5 फरवरी से शुरू होगा, जबकि पहले चरण में 10% कर्मियों के टीकाकरण का लक्ष्य तय किया गया है। उसके बाद 11, 12 और 18 फरवरी को आयोजित हर चरण में 30% तय अग्रिम पंक्ति कर्मियों का टीकाकरण होगा। 22 जनवरी को प्रतिरक्षित किए गए स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी खुराक, 19 फरवरी को, 28 जनवरी को प्रतिरक्षित किए गए स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी खुराक, 25 फरवरी को और 29 जनवरी को प्रतिरक्षित किए गए स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी खुराक 26 फरवरी को।
4 फरवरी को प्रतिरक्षित किए जाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी खुराक 4 मार्च और 5 फरवरी को प्रतिरक्षित किए जाने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरी खुराक 5 मार्च को दी जाएगी। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा के कार्यक्रम की मंगलवार को घोषणा कर दी। परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी। कार्यक्रम के मुताबिक 10वीं कक्षा के लिए परीक्षा 7 जून को खत्म हो जाएगी, जबकि 12वीं की परीक्षा का समापन 10 जून को होगा। आपको बता दें कि बोर्ड ने 3 महीने पहले परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा की है, जिससे विद्यार्थियों को तैयारी का पर्याप्त समय मिल जाएगा। आमतौर पर प्रायोगिक परीक्षाएं जनवरी में होती हैं और लिखित परीक्षाएं फरवरी में शुरू होती हैं और या मार्च में खत्म हो जाती हैं। इस बार कोरोना महामारी के मद्देनजर इस बार परीक्षा में देरी हुई है। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज की ओर से जारी सूचना के मुताबिक दोनों कक्षाओं की महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए परीक्षाओं के बीच में पर्याप्त समय दिया गया है। इससे विद्यार्थियों के ऊपर दबाव भी कम होगा और उन्हें तैयारियों के लिए पूरा समय मिलेगा। आपको बता दें कि भारद्वाज के मुताबिक इस साल 12वीं की परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होंगी। सुबह की पाली की परीक्षा की शुरुआत सुबह 10:30 बजे से होगी, जबकि दूसरी पाली में परीक्षा दोपहर को 2:30 बजे से शुरू होगी। दूसरी पाली की परीक्षा सिर्फ 4 दिन होगी। कोरोना महामारी को देखते हुए पहली पाली में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को दूसरी पाली में ड्यूटी नहीं दी जाएगी। आप सांसद की प्रतिक्रिया पर तत्काल आदेश देने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इनकार कर दिया। लखनऊ में पिछले साल 12 अगस्त को हुई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था और गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट ले रखा है। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर समाज के एक खास वर्ग का पक्ष लेने का आरोप लगाया था। आप सांसद ने सुप्रीम कोर्ट में फरियाद की थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में उनके खिलाफ दर्ज अनेक एफआईआर को रद्द किया जाए। उनका आरोप है कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से झूठे आरोप लगाकर ये मामले जानबूझकर दर्ज किए गए हैं। एक अन्य याचिका में संजय सिंह ने 21 जनवरी के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को भी चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने लखनऊ में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था। मंगलवार को यह मामला सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति RS रेड्डी के पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुआ था, जिसने कह दिया कि इस हाईकोर्ट के आदेश की पड़ताल किए बिना वह कोई आदेश नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह के वकीलों विवेक तनखा और सुमीर सोढ़ी से कहा कि वे हाईकोर्ट के आदेश की प्रति प्रस्तुत करें। वहीं जब तनखा ने कहा कि उनके विरुद्ध लखनऊ में दर्ज एफआईआर पर गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है, लिहाजा अदालत उन्हें संरक्षण प्रदान करे, तो जजों ने कहा कि वे निचली अदालत में हाजिरी माफी के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई अंतरिम आदेश पारित किए बिना पीठ ने मामले की सुनवाई अगले हफ्ते के लिए टाल दी है। वहीं आपको बता दें, 4 महीनों से कोरोना के मामलों में भारत में आ रही गिरावट, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि देश में 4 महीनों से कोरोना विषाणु संक्रमण के मामलों में गिरावट का रुझान है और इस तरह की स्थिति वाले देशों का मुकाबला भारत उन राष्ट्रों में शामिल है जहां प्रति 10 लाख की आबादी में प्रभावितों और मौत के आंकड़े सबसे कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने देश में कोरोना विषाणु संक्रमण के मामलों के घातक रूप से बढ़ने के कारणों पर पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उनसे यह भी पूछा गया कि क्या परीक्षण, संपर्क में आने वालों का पता लगाने और संक्रमित लोगों को पृथकवास में रखने पर ध्यान केंद्रित करने में प्रारंभिक चरण में गलत दृष्टिकोण अपनाया गया था। चौबे ने बताया कि देश में 4 महीनों से कोरोना के मामलों में गिरावट का रुझान दिख रहा है। देश में स्वस्थ होने की दर और संक्रमण के कारण होने वाले मृत्यु दर
क्रमशः 96.94% और 1.44% है। वहीं अपने समान परिस्थितियों वाले देशों की तुलना में भारत में प्रति 10 लाख की आबादी में संक्रमण और मृत्यु दर मामले और 112 मौतें सबसे कम है। उन्होंने कहा कि महामारी प्रकृति को देखते हुए जांच करने, मरीज के संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाने, मरीज को पृथकवास में रखने सहित इस संक्रामक बीमारी से निपटने के लिए सरकार की रणनीति संक्रामक रोग के प्रबंधन का मूलभूत तरीका है। उन्होंने कहा कि यह कोरोना के संक्रमण को फैलने से या रोकने या संक्रमण के चक्र को तोड़ने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक स्तर पर की गई सिफारिश है। मंत्री ने कहा कि इस तरह की रणनीति के साथ साथ गैर फार्मास्यूटिकल हस्तक्षेप जैसे सामाजिक दूरी बनाए रखने, निरंतर हाथ साफ रखने, श्वसन शिष्टाचार, मास्क या फेस कवर पहनने, स्कूलों और कार्यस्थलों को बंद करने आदि से बीमारी को फैलने से रोकने में बहुत मदद मिली है। चौबे ने कहा कि सरकार ने समय समय पर मौजूदा वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर दिशा निर्देश, प्रोटोकॉल और मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की। यह पूछने पर कि क्या कोरोना संक्रमण के अधिक मामलों वाले इलाकों की जियो टैगिंग की गई थी, चौबे ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने संक्रमण के अधिक मामलों वाले स्थानों और क्षेत्रों का मानचित्रण किया और संक्रमण वाले इलाकों और बफर जोन को अलग अलग डिजिटल रूप से दर्शाया गया है। आज के गुड मॉर्निंग भारत में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।